नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ताज कैरियर चैनल पे। आज फिर अपन विश्व के बारे संदर्भ में एक नई मैराथन लेकर आए हैं और उसमें भी लगभग आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं आज में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। देखो, क्वेश्चंस नंबर पहला जो है, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की दिशा में घूमता है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो पृथ्वी की दिशा में घूमता है। देखो, इसमें है शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह और एक होगा आपका बृहस्पति ग्रह। देखो कि हमारा जो सौरमंडल है इसमें कितने ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में जो है कितने ग्रह हैं। देखिए, एक तो हमारा बुध ग्रह, बुध ग्रह, फिर आपका बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और बुध। ये आपके पृथ्वी कितने ग्रह हो गए आपके, ये आपके 8 ग्रह हो जाते हैं। अब इसमें प्रश्न क्या है, इसमें प्रश्न है कि सौरमंडल का कौन सा एकमात्र ग्रह है जो जो घड़ी की दिशा में घूमता है। तो देखें, इसमें जो घड़ी की दिशा में घूमता है वो है आपका एक तो शुक्र ग्रह और एक हो जाएगा आपका अरुण ग्रह। 2 ग्रह है इसके अंदर, एक तो आपका शुक्र ग्रह और एक हो जाएगा अरुण ग्रह। शुक्र और एक आपका अरुण, ये एक दिशा के घूमता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है, सूर्य है और ये हो गया आपका बुध ग्रह। इसको नेक्स्ट में ले लेते हैं। ये सूर्य है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है आपका बुध ग्रह। ये बुध ग्रह हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, यह है शुक्र, अब इसमें बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, ये हो जाएगा आपका पृथ्वी, ये मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये है आपका वरुण ग्रह। ठीक है। अब इसमें जितने भी ग्रह हैं वो सारे क्या करते हैं, इसमें कौन सा ग्रह जो है वो जो घड़ी की दिशा में घूमता है। अब घड़ी की दिशा में कौन सा घूमता है, तो इसमें 2 ग्रह हैं,
जो घड़ी की दिशा में घूमते हैं। एक तो है आपका शुक्र ग्रह, एक तो आपका शुक्र, यानी कि ये जो ग्रह है आपके इस प्रकार से चलता है, और एक है आपका अरुण ग्रह, ये भी आपके इस प्रकार से चलता है। और बाकी जो ग्रह हैं वो सारे क्या हैं, ये सारे आपके घड़ी के उल्टी दिशा में चलते हैं। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा जाएगा आपका, ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, तो पहला आंसर क्या होगा इसका, शुक्र आपका हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। आंतरिक ग्रह की पूछ रहा है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। सेकंड है शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। थर्ड है आपका पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो इसमें आंतरिक ग्रह के बारे में पूछा है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। अब देखो इसमें कौन कौन से ग्रह हैं। तो एक तो है आपका एक है आपका बुध ग्रह, बुध। एक है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके 8 ग्रह हैं। अब इनमें से ये जो पहले 4 ग्रह हैं ये कहलाते हैं आपके आंतरिक ग्रह। जो पहले 4 ग्रह हैं इन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो हैं इन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह इनको कहा जाता है, या इन्हीं स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। और जो बाह्य ग्रह है इन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। इनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रह जो है इनमें से कौन से हैं, तो इनमें से जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो शुक्र, पृथ्वी, बुध, तो 2 आंसर आपका, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। शुक्र भी है, पृथ्वी, बुध और मंगल, तो आपका सही हो जाएगा। तो ये जो है ये आंतरिक ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है वो कब होता है, ये होता है आपका 22 दिसंबर को। हम यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा 22 दिसंबर को। देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर जो रेखा है ये है आपकी कर्क रेखा और ये है आपका मकर रेखा। अब सूर्य जब यहाँ पर यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो ये होता है आपका 21 जून का समय, जबकि सूर्य जो है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो ये होता है आपका 22 दिसंबर का समय। ये 22 दिसंबर का समय होता है और ये रेखा जो है ये कौन सी कर्क रेखा है।
अब यहाँ पर पूछा है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा, तो सूर्य जब यहाँ पर होगा तो लंबा दिन कब होगा आपका, क्योंकि सबसे सीधा या सीधा कहाँ चमकेगा आपका, सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा, तो उस दिन जो समय होगा, उस दिन जो होगा, उस दिन क्या होगा, लंबा दिन होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 22 दिसंबर, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो यह है 8 सेकंड, 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड या 20 सेकंड। देखिए पृथ्वी यानी कि सूर्य से, जैसे हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, यानी सूर्य से पृथ्वी तक जो औसत दूरी है तो यह है आपका 14 करोड़ और 96 लाख किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है 14 करोड़ 96 लाख, यानी कि कह सकते हो कि लगभग आपका 15 करोड़ करोड़ जो आपकी किलोमीटर है वो आपकी पृथ्वी यहाँ से दूर है। और पृथ्वी का जो प्रकाश है, सॉरी सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है इसका पृथ्वी तक आने में ये लगभग देखें तो 3 आने में समय जो लगता है तो ये लगता है आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि पृथ्वी तक सूर्य का जो आपका प्रकाश आता है उसका समय कितना रहता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अब पृथ्वी आपके कितना दूर है, लगभग 14.96 लाख करोड़ किलोमीटर आपकी दूर मानी जाती है। तो यहां से लेकर यहां तक आने में सूर्य का जो समय लगेगा लगभग कितना लगेगा आपका 8 मिनट और 20 सेकंड, या इसको आप कह सकते हो लगभग 500 सेकंड जो है यह समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। तो सही आंसर जो होगा वो 3 नंबर 8 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं, तो किस ग्रह के चारों वलय होते हैं, शनि है, मंगल है, बुध है और आपका पृथ्वी है। तो देखो इसमें सही आंसर जो होगा आपका को क्या होगा, शनि है। यानी कि शनि जो ग्रह होता है इसके चारों ओर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से रिंग्स होती है या वलय होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे रिंग्स होती हैं। तो ये ऐसा ग्रह है जिसके क्या है, वलय है। तो सही आंसर होगा आपका 1 नंबर शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व मानचित्र पर अक्षांश और देशांतरों को सबसे पहले किसने चित्रित किया था, तो विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले अक्षांश और देशांतरों को सबसे पहले जो है वो टोलेमी ने चित्रित किया गया था। जबकि अगर देखें सबसे पुराना जो मानचित्र है, सबसे पुराना जो विश्व का मानचित्र है ये कहां पर पाया जाता है, मेसोपोटामिया में। सबसे प्राचीन जो मानचित्र है वो मेसोपोटामिया में पाया जाता है। और यहां पर विश्व का मानचित्र जो है अक्षांश देशांतर को सबसे पहले किसने चित्रित किया था, तो यह था आपका टोलेमी। आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमध्य रेखा पर देशांतर की लंबाई प्रति डिग्री लगभग कितने किलोमीटर होती है, तो देखिए 108 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 113 किलोमीटर या फिर 118 किलोमीटर होती है। अब देखिए हमारी जो पृथ्वी है, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इसकी अगर हम दूरी की बात करें तो इसी पूरी जो आपका वृत्त है इसकी जो दूरी है लगभग कितनी हो जाएगी, तो ये है आपका 40,075 किलोमीटर। अब पृथ्वी जो है ये कितने डिग्री कोण बनाती है, लगभग आपका 360 का, तो इसमें अगर हम भाग देते हैं तो लगभग कितना आता है, 111.32 किलोमीटर आ जाता है। तो यहाँ पर देशांतर की बात कर रहे हैं तो देशांतर जो है की लंबाई जो है प्रति डिग्री लगभग कितने किलोमीटर होती है, तो यहाँ पर 1 डिग्री का मतलब होता है 111.32 किलोमीटर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर,
या राउंड फिगर में 111 भी लिख सकते हैं। तो सही आंसर होगा 2 नंबर 111.32 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? अब पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? ठीक है, अक्षांश नहीं, यहाँ पर देशांतर की बात करेंगे, क्योंकि समय जो है वो देशांतर से निकालते हैं। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 5 मिनट, 4 मिनट, 24 घंटे या फिर 12 घंटे होते हैं। तो देखें, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, यानी कि पृथ्वी जो है ये 24 घंटे में, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। तो कितना घूमती है? तो ये है आपका 360 डिग्री, यानी 24 घंटे में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना होगा? तो 360/24, यानी कि लगभग आपका 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री का कोण बना सकती है। तो यहां देखें तो 60 मिनट में, यानी 1 घंटे मतलब क्या 60 मिनट, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को कितना समय लगेगा? यहाँ पर 4 मिनट का समय लग जाता है। तो यहाँ सही जो आंसर होगा 2 नंबर, 4 मिनट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अफ्रीका के मध्य से गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा। देखें, विश्व में अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर लगभग चारों ही रेखाएं गुजरती हैं। एक तो गुजरती है आपकी यहां से, यह है कर्क रेखा, एक गुजरती है यहां से लगभग आपके भूमध्य रेखा, और एक गुजरती है आपकी यहां से, यह है आपका मकर रेखा, और एक जो है ये आपका देशांतर रेखा भी यहां से गुजरती है। तो यह है आपका 0 डिग्री देशांतर, यानी पृथ्वी जो है ये आपके अफ्रीका जो है ये आपके चारों गोलार्धों में है। यानी कि 4 गोलार्ध कौन कौन से हो गए? तो एक की बात करें तो ये तो कौन सा हो गया आपका? ये तो हो गया आपका उत्तर पश्चिम गोलार्ध, उत्तर पश्चिम गोलार्ध। ये हो गया आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, और ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम गोलार्ध। तो अफ्रीका जो है ये आपके इसके अंदर आपकी चारों ही रेखाएं गुजरती है। 3 अक्षांश से, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, और एक आपका देशांतर। तो यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क, मकर, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच। ठीक है, तो मध्य से कौन सी गुजरती है? तो मध्य से गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 180 डिग्री देशांतर जो है यह कहलाता है प्रधान देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ग्रीनविच रेखा या भूमध्य रेखा। देखें, हमारे पृथ्वी पर कुछ रेखाएं बनी हुई हैं, जैसे ये बिल्कुल बीच में एक रेखा है, और इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर।
या इसी को कहा जाता है जीएमटी रेखा। जीएमटी यानी कि ग्रीन विच मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम यानी कि विश्व मानक समय रेखा, विश्व मानक समय रेखा। ये जो रेखा है ये समय की रेखा है और जस्ट इसके पीछे लगभग देखें तो 180 डिग्री पर, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री यानी कि लगभग इसको मान लेते हैं यह जो है 180 डिग्री पर यह है आपका आइडियल रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि विश्व मानक तिथि रेखा। विश्व मानक तिथि रेखा जो है ये 180 डिग्री देशांतर पर है और ये जो है ये कहां पर है, ये है प्रशांत, ये जो है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में ठीक बीच, प्रशांत महासागर में ठीक बीच टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, यानी इस रेखा को सीधा न बनाकर इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। तो ये जो रेखा है ये है आपका विश्व मानक तिथि रेखा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और यहां से तिथियों का निर्धारण होता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव या चंद्रमा के परिक्रमण। तो दिन रात की बात करें तो दिन रात जो होता है वो किस कारण होता है, ये होता है आपका परिभ्रमण के कारण। भूमि जो आपका परिभ्रमण करती है तो उसी कारण आपका दिन रात बनता है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 13.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हमेशा वो पूर्व दिशा में पड़ती है, यानी कह लो कि सूर्य जो है ये पूर्व दिशा में उदय होता है। तो इसमें सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो आपके पूर्व में होगा, यानी यहाँ पर भी जो भी होगा, जैसे हमारा भारत है तो हमारे भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ होगा, आपके अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद में कहाँ होगा आपका यहाँ पर। और पृथ्वी क्या करती है, आपके घूमती है तो पृथ्वी के इस हिस्से पर सूर्य की किरणें होगी आपकी क्या होगी, सीधी पड़ती है। तो यहाँ तो क्या होगा आपका दिन होगा और इस जगह क्या होगा आपका रात होगा, यानी जिस समय आपका दिन होगा उसके जस्ट पीछे पृथ्वी के इस वाले भाग पर क्या होगा, रात होगा। लेकिन पृथ्वी जो है क्या करती है, घूर्णन करती है, तो जो स्थान इधर आए यहाँ पर आएगा तो अब यहाँ तो क्या हो जाएगा आपका दिन हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, रात हो जाएगी। जैसे जो घूमते जाएगी आपकी क्या हो जाएगा, आपका दिन रात हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बनता है, आपका दिन रात की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर दिन रात क्यों बनता है, यानी कि भू परिभ्रमण द्वारा दिन रात का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है। अब ये इसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त, भूमध्य रेखीय वृत्त, दीर्घ वृत्ताकार पथ या उत्तर अयनांत। अब देखो इसके अंदर कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात विभाजित करता है तो क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर इस प्रकार से ये इधर वाला भाग आपका रात है और इधर वाला भाग आपका दिन है। तो इसके अंदर ये जो भाग है, इसके अंदर जो ये भाग है आपका, ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है प्रदीप्त वृत्त। यानी इस भाग को क्या कहते हैं, यानी कि जो पृथ्वी को दिन और रात दो भागों में विभाजित करता है उस वृत्त को क्या कहते हैं, इसको प्रदीप्त वृत्त के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्रदीप्त वृत्त।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूर्वी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है? पहला क्या है कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। दूसरा है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। तीसरा है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। और चौथा है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में एक ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका 1 नंबर, यानी कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। यानी कि देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है, सूर्य है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सूर्य जो है ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो जैसे ये तो रेखा कौन सी होगी हमारी? ये तो क्या आपकी कर्क रेखा, ये रेखा होगी भूमध्य रेखा और ये हो गया आपकी मकर रेखा। ठीक है। जब सूर्य जो है, जब सूर्य मकर रेखा पर होता है यानी कि लगभग यहां होता है, तो यह तारीख होती है आपकी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य कहां से चमकता है? आपके मकर रेखा पर। दिसंबर के बाद क्या आएगा आपका? जनवरी, फरवरी और फिर आ जाएगा मार्च। यानी कि ये जो तारीख रहेगी कौन सी? 21 मार्च। और 21 मार्च को सूर्य जो है सीधा कहां चमकेगा? तो ये चमकेगा भूमध्य रेखा पर। इसके बाद मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, फिर आपका मई और फिर आ जाएगा जून। यानी कि जून में सूर्य कहाँ चमकेगा? सीधा कर्क रेखा पर। और कब चमकेगा? 21 जून को। इसके बाद जून के बाद क्या आ जाएगा? जुलाई, इसके बाद अगस्त और सितंबर को सूर्य सीधा कहाँ चमकेगा? यानी कि भूमध्य रेखा पर। तारीख कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका 23 सितंबर। फिर अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर आ गया, सितंबर, फिर आपका अक्टूबर, नवंबर और फिर आपका दिसंबर। ठीक है। अब सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ रहे हैं आपके? सूर्य का चमक रहा है सीधा आपका, ये चमक रहा है आपके, सूर्य चमक रहा है आपके कहां पर? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है, तो सूर्य जब चमकता है तो 2 तारीख है, एक तो आपका 21 मार्च और एक हो जाएगा आपका 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य जो है इन भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है। तो उस समय जो है विषुव की घटना होती है। और विषुव की घटना मतलब होता है कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो होगा सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, यानी कि सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है? आपके भूमध्य रेखा पर या विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ते हैं और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, यानी यहाँ पर कोई ध्रुव सूर्य की स्थिति में झुका हुआ नहीं होता है। तो सही जो आंसर होगा आपका 1 नंबर, यानी कि सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बसंत ऋतु में विषुव का दिन है। बसंत ऋतु विषुव का दिन है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि
यानी कि 21 मार्च को सूर्य सीधा का चमक रहा है आपके भूमध्य रेखा पर। 21 जून को सूर्य सीधा का चमक रहा है, ये चमक रहा है आपकी कर्क रेखा पर। ये तो कर्क रेखा हो गई, ये हो गया भूमध्य रेखा, और ये होगी मकर रेखा। तो सीधा का चमक रहा है 21 जून को कर्क रेखा पर, और 23 सितंबर को कहाँ चमक रहा है, भूमध्य रेखा पर, और लगभग आपके 22 दिसंबर को सूर्य सीधा का चमकेगा, ये चमकेगा मकर रेखा पर। अब जो 21 मार्च को जो सूर्य चमकता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है बसंत विषु। 21 मार्च की घटनाओं को क्या कहते हैं, बसंत विषु। यानी इस दिन 12 घंटे का दिन होता है तो 12 घंटे की रात होती है। और जब भूमध्य रेखा पर 23 मार्च को जब भूमध्य रेखा सूर्य से चमकता है तो यह कहलाता है आपका शरद विषु। शरद विषु कहलाता है। यानी 23 सितंबर को इस दिन भी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, और 21 जून को यह कहलाता है आपका कर्क संक्रांति। यह कहलाता है घटना आपकी कर्क संक्रांति, और 22 दिसंबर को कहलाता है आपका मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में होती है, न कि उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में तो कर्क संक्रांति कब होती है आपकी, तो ये होती है आपकी 14 या 15 जनवरी को। तो यहां पर पूछा है बसंत ऋतु विषु का दिन है, तो ये कब होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 21 मार्च। एक नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है अधिकतम दूरी कितनी कहलाती है। देखें, ये ठीक है। अब देखें इसमें जो सूर्य है, जैसे आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, और ये है पृथ्वी। ठीक है, इसको दोबारा बना लेते हैं। इसको ऐसा ले लेते हैं। ये सूर्य है और ये है आपकी पृथ्वी, ये है पृथ्वी। जब सूर्य और पृथ्वी की जब सर्वाधिक दूरी होती है, जब सूर्य और पृथ्वी की जब सर्वाधिक दूरी होती है तो इसको क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अपसोर। और जब सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, ये पृथ्वी है, ये सूर्य, पृथ्वी। ठीक है, तो जब सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है अपसोर। अधिकतम दूरी कहलाती है अपसोर और न्यूनतम दूरी कहलाती है आपकी अपसोर। अब जो सूर्य जो है ये लगभग दूरी की बात करें तो 152.1 सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, 152.1 मिलियन करोड़ किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी जो होती है, यानी जिस बार आपका अपसौर घटना होती है उस दिन दूरी कितनी होती है, 152.1 मिलियन करोड़ किलोमीटर आपकी होती है।
और जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक होता है उसमें कितनी दूरी होती है, तो ये हो जाता है 147.1 मिलियन करोड़ किलोमीटर आपकी हो जाती है। तो सर्वाधिक दूरी तो क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है अपसोर, और न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है आपकी, उपसोर कहलाती है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, तो क्या कहलाएगी आपकी यहां पर, ये कहलाएगी अपसोर। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 3 नंबर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति कौन सी है। तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी जो आंतरिक स्थलाकृति है कौन सी है, तो ये है आपका बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ या फैकोलिथ। देखिए ये जो है, जैसे ये हमारा धरातल है, धरातल है, और जब ज्वालामुखी फटता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो यह धरातल जो है इसको, या ज्वालामुखी जो है धरातल को तोड़ नहीं पाता। तो ये जो निकलने वाला जो आपका लावा है यानी मैग्मा जो है वो धरातल के अंदर ही जमा हो जाता है, यहाँ पर अंदर ही जमा हो जाता है, और अंदर जमा होने के बाद ये अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, तो इनमें जो सबसे बड़ी स्थलाकृति है वो कौन सी आपकी, ये है आपका बैथोलिथ, यानी कि इस प्रकार से गुम्बदाकार, गुम्बदाकार जब लावा जम जाता है धरातल के अंदर तो फिर ये क्या कहलाता है, ये बैथोलिथ कहलाता है। और ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक सबसे बड़ी क्या होती है, स्थलाकृति होती है। तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका बैथोलिथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, लेपिली क्या है, लेपिली क्या है। देखें तो ये मेटामॉर्फिक चट्टानों का एक प्रकार है, एक अवशिष्ट पहाड़ियां हैं या ज्वालामुखी सामग्री के टुकड़े जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान हवा से बाहर निकलते हैं, और इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ साथ क्या निकलता है, एक तो लावा का भी उद्गम होता है, और एक आपका गैस का भी उद्गम होता है, एक आपका लेपिली निकलता है, और एक आपका ज्वालामुखी बम निकलता है, ज्वालामुखी बम। ये कुछ आपकी ये स्थितियां निकलती हैं। अब लावा तो क्या होता है कि लिक्विड, यानी कि जो आपका मैग्मा होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है, वो आपका लावा या मैग्मा कहलाता है। गैस निकलती है। लेपिली क्या होता है कि मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर जो पत्थर होते हैं या जो कंकड़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लेपिली कहा जाता है। और ज्वालामुखी बम क्या होता है, ये साइज में जो है, ये जो आकार में जो है ये बड़े होते हैं, आकार में ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो लेपिली क्या है, तो ज्वालामुखी सामग्री के टुकड़े जो ज्वालामुखी स्फोट के दौरान हवा से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, लेपिली कहा जाता है। तो आंसर नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 18, क्वेश्चन नंबर है 18, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या फिर आपका अटलांटिक महासागर में। तो देखिए रिंग ऑफ फायर, अब रिंग ऑफ फायर क्या है, देखें जैसे ये आपके महाद्वीप हैं, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ग्रीनलैंड, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, इंडिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका आर्कटिक। ठीक है, और यहां देखें तो
इधर ये अफ्रीका में बना देता हूं, तो यहां देखिए ये जो पार्ट है आपका, ये उत्तरी अमेरिका है और लगभग ये आपका दक्षिण अमेरिका मान लें। ठीक है, तो यहां इस प्रकार से ये जो देश है यहां पर, ये सभी देश जो है ये ज्वालामुखी या भूकंप के लिए जाना जाते हैं। तो यहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी या भूकंप का उद्गम होता है, तो ये एक प्रकार से क्या बनाता है, वलय बनाता है, रिंग बनाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये कहां बनता है, तो ये बनता आपके प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में। तो सही आंसर जो होगा एक नंबर हो जाएगा प्रशांत महासागर कि रिंग ऑफ फायर अवस्थित है, ये होगा आपका प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है। अब माउंट पोपा ज्वालामुखी जो है ये कहां पर है, तो इटली में है, जापान में है, म्यांमार में है, या फिर आपका ये कहां पर है, इंडोनेशिया में। तो माउंट पोपा जो है ये आपके म्यांमार में स्थित है। अब देखो इसके अलावा कुछ, ये जो आपका ज्वालामुखी है, ये जो ज्वालामुखी कैसा है आपका, ये शांत ज्वालामुखी या इसको मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। यानी कि जो ज्वालामुखी में या उसके छेद में जब पानी भर जाता है तो वो ज्वालामुखी जो है वो शांत ज्वालामुखी हो जाता है या मृत ज्वालामुखी उसको कहा जाता है। अब इसके लिए देखें, जैसे आपका इटली है, तो इटली में जो ज्वालामुखी पाया जाता है वो कौन सा है आपका, ये माउंट एटना ज्वालामुखी है। एक जापान है, जापान में ज्वालामुखी पाया जाता है, कौन सा आपका, तो ये है आपका माउंट फूजी। ठीक है, जापान में कौन सा आपका माउंट फूजी ज्वालामुखी है, और इंडोनेशिया में जो है ये है आपका माउंट ब्रोमो, ये आपका माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी है। तो यहां पर माउंट पोपा की बात की जा रही है, तो ये तो कहां पर होगा आपका, म्यांमार में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, आपका म्यांमार हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती है, तो भूकंप, बाढ़, भूस्खलन या फिर आपका ज्वालामुखी। तो देखो भारत में भूकंप भी होता है आपका, 2001 में जो भूकंप आया था आपका भुज का भूकंप सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। बाढ़ आए थे आपके 2004 में, आपके सुनामी आई थी, आपके भूस्खलन होता है। ज्वालामुखी जो है ये भारत में प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत में केवल एक आपका द्वीप है, आपका एक ही ज्वालामुखी द्वीप है आपका, कौन सा, ये है आपका बेरन द्वीप। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है आपका, और ये पड़ता है आपके अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसके पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी भाग में जो आपका ज्वालामुखी द्वीप है ये है आपका बेरन द्वीप, जो कि एक भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत में कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो वो होगी आपकी ज्वालामुखी। आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है। अब देखो भूकंप जो है इसको दर्ज करने वाला उपकरण कौन है, तो अर्गोग्राफ, इडियोग्राफ, थर्माग्राफ या सिस्मोग्राफ। तो भूकंप को जो दर्ज करने वाला जो उपकरण है वो कौन सा होगा आपका, सिस्मोग्राफ। यानी कि भूकंप मापी यंत्र होता है आपका सिस्मोग्राफ। जबकि अर्गोग्राफ क्या है, यानी कि जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, जो आपकी मांसपेशियां होती हैं उनको उनके काम करने की क्षमता या सहन करने की क्षमता को मापने के लिए, ठीक है, जो मांसपेशियां होती हैं उनके काम करने की क्षमता और मांसपेशियों की क्षमता को मापने के लिए
आर्गोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। जबकि इडियोग्राफ क्या है, यानी कि लक्षण या व्यवहार को समझने के लिए, किसी व्यक्ति के लक्षण या व्यवहार को समझने के लिए इडियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। जबकि थर्मोग्राफ क्या है, यानी कि तापमान को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए थर्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर, सीस्मोग्राफ। 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भूकंप में धरातले तरंगे होती हैं। भूकंप में धरातले तरंगे होती है, पी तरंगे, एस तरंगे या फिर एल तरंगे। ठीक है, तो देखो तरंगे जो है ये 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। पी तरंगों की बात करें तो पी तरंगे जो हैं इनको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो तरंग आती है आपकी वो कौन सी आती है, आपकी प्राथमिक तरंग ही आती है। और इसकी जो औसत गति है, यानी धरातल पर जो आने की जो इसकी औसत गति है, लगभग आपके 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि जो पी तरंगे होती हैं इनकी गति कितनी होती है आपकी, 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये जो तरंगे हैं आपके, ये कहाँ पर, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों ही भागों में चलती है, चाहे ठोस भाग हो, द्रव भाग हो या गैस भाग हो, तो इन तीनों भागों में आपके प्राथमिक तरंगे चलती है। जबकि एस तरंगे की बात करें तो जो एस तरंग है इनको द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है, द्वितीयक तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगे जो है ये पी तरंगे आने के बाद ये आती है, तो इसको द्वितीयक तरंग कहा जाता है। और इनकी जो औसत गति है ये कितनी होती है आपके, लगभग 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और जो द्वितीयक तरंगे होती है, जो आपकी इस तरंगे होती है, ये केवल ठोस भाग से ही गुजरती है, जबकि प्राथमिक तरंगे कहां से गुजर रही थी आपके, ठोस, द्रव और गैस से गुजरती हैं। और जो एल तरंगे हैं, ठीक है, एल तरंगे जो हैं, यानी कि सबसे लंबा मार्ग जो है, सबसे लंबा जो मार्ग होता है वो एल तरंगों का ही होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तरंगे हैं ये सबसे बाद में आती है और इनकी जो गति होती है वो कितनी होती है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो भूकंप में धरातल तरंगे होती हैं, कौन सी होती है आपकी, ये होती है आपकी एल तरंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, एल तरंगे सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है। तो छाया क्षेत्र की बात कर रही है 105 से 145, 105 से 105, 145 से 145 या 90 से 90। देखिए हमारे जो पृथ्वी है इसमें देखें तो जैसे ये तो हो गया आपका क्रूड और ये हो गया आपका सेंटर। तो यहां से ये, और ये जो है ये पूरा जो है आपका ये पूरा ही कहलाता है आपका छाया क्षेत्र। ये पूरा कहलाता है छाया क्षेत्र। ये छाया क्षेत्र कहलाता है। और ये जो है इधर कितना होगा आपका 105 डिग्री और इधर कितना होगा 105 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा 105 से 105। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, 2 नंबर हो जाएगा, 105 डिग्री से 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये लिखिए हमने एस तरंग का छाया क्षेत्र है, एस तरंग का छाया क्षेत्र। यहां से आंसर होगा 2 नंबर, 105 से 105। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, भूकंप भूकंप के अवकेंद्र को इस नाम से भी जाना जाता है। भूकंप के अवकेंद्र को इस नाम से जाना जाता है, क्या क्या है, अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, छाया क्षेत्र या क्षेपण क्षेत्र। ठीक है,
तो उद्गम केंद्र मतलब जहां से भूकंप का उद्गम होता है तो उसको अवकेंद्र या उद्गम केंद्र या फिर उसको फोकस भी कहा जाता है। ठीक है, तो भूकंप का अवकेंद्र क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र या फोकस कहलाता है। तो आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? तो किस वर्ष कुख्यात सुनामी आई थी भाई? तो ये आपके 2004 में जो है ये आपके कुख्यात सुनामी आई थी, जिससे आपका भारत का जो है इंदिरा पॉइंट जो था, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी इस सुनामी के कारण जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, ये जलमग्न हो चुका था या जलमग्न हो गया था। तो ये कौन सा समय होगा आपका? 2004 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। ठीक है, तो पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। हाँ, तो कितना होगा? 32.0, 30.3, 29.0 या 28.4। तो ये हम बात करें तो कुल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 29.0। यानी कि देखें तो पृथ्वी पर जो आपका स्थल भाग है वो कितना आपका? लगभग 29.2% है। जबकि जो जलीय भाग है आपका वो कितना आपका? लगभग आपका 17.8%, या राउंड फिगर में 71% कह सकते हो, यहाँ पर राउंड फिगर में आप 29% कह सकते हो। ठीक है, तो सही जो आंसर होगा 29। आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? तो सबसे पहले सबसे बड़े की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो तो कौन है आपका? तो ये तो हो गया आपका एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये आपका एशिया महाद्वीप। सेकंड जो है ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा जो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा जो है ये है आपका यूरोप। छठा है अंटार्कटिका और सातवां है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा जो महाद्वीप है उसके बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा 1 नंबर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आंसर नंबर 1 सही। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किस नाविक ने की थी? तो उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस द्वारा, वास्को डिगामा द्वारा, रॉबर्ट पियरे द्वारा या आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। ठीक है, देखो उत्तर अमेरिका की सबसे पहले खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके कोलंबस के द्वारा। तो आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सम्मिलित कीजिए। तो इसको सम्मिलित करना है, क्या क्या सम्मिलित होगा? ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा कि विश्व की प्रयोगशाला है या सभ्यता की पालना है या अद्भुत वनस्पति वसों का अजायबघर है या फिर अंधेरा महाद्वीप है। अंटार्कटिका क्या है, अफ्रीका क्या है या एशिया क्या है? देखो कि इसमें जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका को तो कहा जाता है अंधेरा महाद्वीप, अफ्रीका को कहा जाता है अंधेरा महाद्वीप, ये कहा जाता है अंधेरा महाद्वीप। जबकि अंटार्कटिका क्या है? इसको कहा जाता है विश्व की प्रयोगशाला कहा जाता है। और
एशिया जो है इसे कहा जाता है सभ्यता की पालना, और ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं का अजायब घर। तो इसमें जो ए है, ए का मतलब क्या हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 4, सी में 1 और डी में 2। तो सही हो जाएगा, ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अब देखिए इसमें कौन सा स्थल अवरुद्ध है। देखिए ये एक देश है, ये है कोलंबिया, और कोलंबिया ये आपके इधर आपका प्रशांत महासागर है। इधर जो देश है आपका ये महासागर है, ये कौन सा आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक है। और एक आपका इक्वेडोर, ये भी प्रशांत महासागर में है, किनारे है। ये आपका पेरू देश है, ये भी प्रशांत महासागर किनारे है। और ये है आपका चिली, ये भी आपके प्रशांत महासागर में है। इधर देखें तो ये जो देश है ये है आपका अर्जेंटीना में, तो ये भी आपके इधर कौन सा महासागर है, तो इधर देखें इधर है आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो अब ये जो है एक है आपका उरुग्वे, ये भी अटलांटिक महासागर टच में है। इधर आपका ब्राजील आ गया, ब्राजील आपके अटलांटिक महासागर टच में है। इधर देखो, इधर आपका गुयाना देश आ गया, इधर आपका सूरीनाम देश आ गया, ये गुयाना देश है आपका, ये वेनेजुएला देश है। ये सारे आपके किसी सागर या महासागर में टच करते हैं। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर एक तो कौन सा, एक तो हो गया आपका पराग्वे, एक तो हो गया आपका पराग्वे, और एक हो गया आपका कौन सा बोलीविया, ये देश आपका बोलीविया। ये जो दोनों देश हैं ये स्थल अवरुद्ध देश है। तो यहां पर सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका, यहां जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बोलीविया, ठीक है। निम्न से कौन देश एक स्थलबद्ध है, तो यह सही आंसर कौन सा जाएगा, ये हो जाएगा आपका बोलीविया, ठीक है। तो